वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की सेशन का पहला क्वेश्चन है, दो बल्बों की शक्तियाँ 100 और 200 हैं। दोनों बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर से जोड़े गए हैं। तंतुओं का प्रतिरोध बताइए। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर। वी दोनों के लिए देखिए कॉमन है, तो P समानुपाती 1 अपान आर, या हम यहाँ पर लिखना चाहें तो P1 अपान P2 इज इक्वल टू R2 अपान R1। क्योंकि प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है तो यहाँ हम लिख देंगे R1 अपान R2 इज इक्वल टू R1 अपान R2 इज इक्वल टू P2 अपान P1, P2 अपान P1। P2 की वैल्यू कितनी है, 200 है, और P1 की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो R1 अनुपात R2 हो जाएगा 2/1, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सेकंड। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है। प्रतिदिन कितनी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो P इज इक्वल टू W अपान T। तो W इज इक्वल टू P इंटू T। P की वैल्यू है 200 मेगावाट, और ये टाइम लिख देंगे यहाँ पर हम 24 आवर। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 और ये 00, और यहाँ पर हो जाएगा मेगावाट घंटा, और ऑप्शन सही हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश अपने अवयवी प्रकाशों में विभाजित, प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया कहलाती है वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेत्र लेंस अभिसारी लेंस होता है, यानी कि नेत्र लेंस उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, जूल, वोल्ट और कूलाम में संबंध बताइए। तो फार्मूला होता है V इक्वल W अपान Q। V इक्वल W अपान Q। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी और ये लेंस कौन सा होगा? तो देखिए क्षमताएं -2D दे रखी है और फोकस दूरी निकालनी है, तो F इज इक्वल टू 100 अपान P। और P की वैल्यू यहाँ पर कितनी डालेंगे, -2 डिवाइड करेंगे तो 50 आंसर मिल जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा -50, फोकस दूरी सेंटीमीटर में मालूम हो जाएगी। और ये लेंस किस प्रकार का है, तो यहाँ पर माइनस लगा है, यानी कि ये लेंस अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। 2 मीटर से अधिक दूरी पर देखने के लिए 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे चश्मे में, उसकी क्षमता कितनी होगी? तो देखिए, ये पास की वस्तुएं देख रहा है, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, ये पक्का हो गया। अब 2 मीटर से अधिक नहीं देख पा रहा है, तो U की वैल्यू लिख दीजिएगा, U इज इक्वल टू -∞। और V इज इक्वल टू कहाँ से देख पा रहा है, 2 मीटर से, तो -2 लिख दीजिएगा मीटर। F निकालिएगा, तो फार्मूला होता है 1 अपान V -1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F। V की जगह पर लिखिएगा 1 अपान -2, और ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1 अपान F। तो F की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू -2 मीटर। तो कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो ये पता चल गया, माइनस फोकस दूरी आ रही, तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो पहला आंसर तो मिल गया। इसकी क्षमता कितनी होगी, तो यहाँ पर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है, तो फार्मूला लिखेंगे P इज इक्वल टू 1 अपान
एफ, और एफ का मान है कितना यहाँ पे, फोकस दूरी निकाल ली है 50 सेंटीमीटर, तो या तो ये 2 मीटर है ये, तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/2, तो -1/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 0.5 डायप्टर की माइनस का 0.5, आंसर पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बल्बों में समान धातु व समान लंबाई के तंतु लगे हैं। एक बल्ब का तंतु दूसरे की अपेक्षा अधिक मोटा है। यदि बल्बों के वोल्टेज समान है तो किसकी सामर्थ्य अधिक होगी और क्यों? देखिए, ये R इज इक्वल टू ρL/A होता है फार्मूला। तो ये दोनों धातुएं एक ही पदार्थ के, दोनों मतलब जो बल्बों के फिलामेंट एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, तो यहाँ पर रो समान हो गया, लंबाई भी समान हो गई, क्षेत्रफल अलग अलग है। तो जिस बल्ब की मोटाई अधिक, यानी जो बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा, यानी उसका एरिया ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तंतु का, तो प्रतिरोध उसका कम हो जाएगा। तो एक बल्ब का तंतु दूसरे की अपेक्षा अधिक मोटा है, तो यदि ये कहें कि पहला बल्ब मोटा है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। और जब प्रतिरोध कम होगा तो फार्मूला बनता है P समानुपाती 1/R। जब प्रतिरोध कम है तो वाट उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले बल्ब का वाट फिर अधिक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका प्रतिरोध कम है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है, आवश्यक सूत्र बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। पहला तो हो गया निर्भर आवेश पर, दूसरा वेग पर, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र पर, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के गति की दिशा पर, यानी थीटा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, यानी ANG इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक बताइए। तो GNA बराबर आपको निकालना है। तो GNA निकालना है तो GNA बराबर हो जाएगा 1/ANG, 1/ANG, अर्थात ये हो जाएगा GNA इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3/2, तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आंसर मिल जाएगा आपका 2/3, और ऑप्शन सही होगा 4th। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम जो होता है वो लाल रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या बताइए। तो 1 किलोवाट घंटे में जूल की संख्या होती है 3.6 × 10⁶। अगला क्वेश्चन, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, और ऑप्शन सही होगा 3rd। स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी से क्या तात्पर्य है? स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, और यानी कि 25 सेंटीमीटर पर मानक के माना गया है कि यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर पर है तो वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, 25 सेंटीमीटर के अंदर होगी तो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। अगला नंबर है, एक प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर 1.5 वोल्ट है, उसमें प्रवाहित धारा 20 सेकंड तक की जाती है, तो 15 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू VIT, W इज इक्वल टू VIT, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा W/V × T।
W का मान कितना है 15, वोल्टेज कितना है 1.5 और टाइम कितना हो गया है 20। तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो चला जाएगा, तो 150/15 इंटू 20 बनेगा। 20 का एक जीरो और 150 का एक जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास बनेगा ये आपका 15 और नीचे का 15 कैंसिल हो जाएगा और I इक्वल टू हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 एम्पियर धारा। ओम का नियम क्या है आपको बता दिया गया है पहले भी कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, V/I कांस्टेंट होता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अपवर्तनांक से इसका क्या रिलेशन है? तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसमें विरन माध्यम में अपवर्तन 90 अंश होता है क्रांतिक कोण कहलाता है और ये n = 1/sin रिलेशन होता है अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर u दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u = -25 और यहाँ पर यह है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो यहाँ पर यदि हम वस्तु की लंबाई O को हम x मान लें तो प्रतिबिंब की लंबाई I हो जाएगी x/2। तो यहाँ आवर्धन का फार्मूला जो दर्पण में बनता है I/O = -V/U। I की जगह पे x/2 लिख देंगे तो x/2/x ये हो जाएगा x/2 और फिर यहाँ पर x इंटू में आ जाएगा -V/ और u की वैल्यू आ जाएगी 25, माइनस का 25 करेंगे, x कट गया है और ये आपका ये माइनस भी कट जाएगा तो v = हो जाएगा 25/2। अब u और v की वैल्यू पता हो गई है और फार्मूला ये है 1/v + 1/u = 1/f। इसमें आप u और v की वैल्यू डालिएगा और आंसर आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है? यदि किसी परिपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल को परिभाषित कीजिए। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है और इसको लिखते हैं E = -n ΔΦ/ΔT। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो F = QVB sin थीटा। अब यहाँ पर ये Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19 और V का मान है 10⁶ मीटर/सेकंड। चुंबकीय क्षेत्र का मान है 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और थीटा का मान है 30 अंश। तो Q के स्थान पे आप लिखेंगे 3.2 × 10⁻⁻19 और वेग लिख देंगे 10⁶ और चुंबकीय क्षेत्र लिख देंगे यहाँ पर 3 और साइन लिख देंगे 30 अंश, साइन 30। अब देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है तो हमारे पास कितना बचेगा देख लीजिएगा। 3.2 × 10⁻⁻19 × 10⁶
इंटू 3 इंटू 1/2। इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आपका मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा हो जाता है, वो दर्पण कैसा है? तो अवतल दर्पण में ये कंडीशन होती है, जब अवतल दर्पण के निकट कोई वस्तु रखते हैं तो उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब वही वस्तु दूर रख दिया जाती है तो वहाँ पर प्रतिबिंब का जो है साइज अलग अलग और वो उल्टा बनने लगता है। तो ऑप्शन सही होगा सेकंड। -10D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी बताइए। तो यहाँ पर F = 100/P और P की वैल्यू -10 डाल देंगे तो 100/-10 कट गया तो -10 आ जाएगा। फोकस दूरी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। किसी चालक में वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट। एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाने में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी? तो यहाँ पर P की वैल्यू दे रखी है, P = 0.5 किलोवाट है। इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वाट में लिख देंगे और टाइम दिया है 20 मिनट, तो T के स्थान पे आप 20 लिख देंगे, इंटू 60 करेंगे, नहीं 1200 सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊष्मा निकालनी है, वो भी जूल में, तो P = W/T होता है। तो W = हो जाएगा P × T। W = P × T और P के स्थान पे 0.5 × 10⁻³ और इंटू ये हो जाएगा आपका 1200। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। 120 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 600 इंटू 10⁻, ये है 3, तो 600 का 2 0 और यहाँ पर ये 5 तो हो जाएगा 6 × 10⁵ जूल और ऑप्शन सही हो जाएगा फोर्थ। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है, कारण बताइए। तो उत्तल लेंस लगा है मतलब उसकी आंख में दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण ये है, तो दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, तो उत्तल लेंस क्या करता है, नज़दीक तो कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा, वो दूर बना देगा और उसको व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की लंबाई लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है। इस स्थिति में लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब के में क्या अनुपात होगा? तो देखिए यहाँ पर वस्तु की लंबाई यानी I/O का जो रेशियो है वो है 1/4। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात है 1/4। और आपसे U और V में रिलेशन पूछा है, तो I/O = ये होता है लेंस के लिए V/U। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं V/U। तो V/U का मान हो जाएगा 1/4, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, U/V का अनुपात बताइए। तो इसको पलट दीजिएगा, तो U/V = यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/1 और ये आंसर आपका मिल जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध क्या है? तो विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं और इसका मात्रक ओम होता है।
इसका मात्रक ओम होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोधों के इस संयोजन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ते हैं, देखिए ये एक प्रतिरोध हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया और एक प्रतिरोध ये हो गया। अब इसमें जो है इसका सूत्र निकालना है। तो सूत्र निकालने के लिए देखिए, जैसे श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध आप 3 जोड़ दीजिए, R1, R2 और R3, और भी जोड़ सकते हैं, और इसके बीच में विभवांतर लगा दीजिए कितना, V। तो जो धारा इसमें I दिखाएंगे तो वही धारा पहले वाले से भी जाएगी, वही दूसरे से जाएगी, वही तीसरे से भी जाएगी, यानी धारा एक ही सब में जाएगी। तो यहाँ पर यदि देखेंगे, क्योंकि I एक है, प्रतिरोध आपके अलग अलग हैं, तो इनका विभवांतर भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V = होता है I × R। प्रतिरोध का मान अलग है और I का मान सेम है, इसलिए विभवांतर क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा। तो पहले हम जो प्रतिरोध लगा है उसके विभवांतर को तो V1 मान लें, सेकेंड वाले को V2 मान लें और थर्ड वाले को V3 मान लें, तो इन तीनों का जो जोड़ होगा V के बराबर चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं I × R1 प्लस I × R2 प्लस I × R3, और इसकी जगह पे यदि हम लिखना चाहें V की जगह पे तो I × R, इसमें कॉमन ले लीजिए I, तो I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ हो जाएगा I × R। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो R = हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आपको फार्मूला पता चल गया श्रेणी क्रम का, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिंदु A से B की ओर 10⁸ इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं। विद्युत धारा किस दिशा में और कितनी बहेगी इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताइए। तो देखिए यहाँ पर ये फार्मूला बनता है I = Q/T, और Q की जगह पर हम N × E लिख देंगे, T लिख देंगे। N का मान है 10⁸8, तो यहाँ पर हम I के स्थान पे I लिखेंगे, 10⁸8 लिख देंगे। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर टाइम जो दिया हुआ है वो 10⁻⁻4 है। ये ऊपर जाएगा तो ये 8 के साथ में ऐड हो जाएगा, तो I = हो जाएगा I = 10⁻12 × 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ पर देखिए 1.6 × यहाँ पर 12 यहाँ है और 6 यहाँ पर 19 है, घटा देंगे तो 10⁻⁻7, और ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। धारा तो हो गई, इसकी दिशा क्या होगी? चूंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं, इलेक्ट्रॉन A से B जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में धारा होती है, और तो धारा की दिशा हो जाएगी B से इधर की तरफ, A की तरफ, और ऑप्शन ये वाला आपका आंसर मिल जाएगा।